गांव में अचानक एक औरत पुष्पा की मौत के कारण उसके घर में सब दुखी थे। गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल था। भाग्या नील, नितिन, मुकेश के साथ वहां जाती है और झुमरी को शोक सभा में बैठे देखकर उससे पूछती है, अरे दैया बहन, ये सब कैसे हुआ? तनिक खोज खबर तो दो हमका। हमरे को तो पता ही नहीं लगा का हुआ गांव में। वो तो आज किशनगढ़ की हवा में ताजगी थी, तो सोचे कि कोनो चमत्कार हुआ है क्या। यहाँ पता चला कि पुष्पा बहन चल बसी। अरे भाग्या बहन, का बताएं, 4 लोगों में बैठी थी पुष्पा बहन, अचानक से पाद आने को हुआ, लेकिन सबके सामने कैसे और कहाँ छोड़ दे, इसलिए अंदर ही दबाए बैठी रही। अब तो तुम जानती हो, जज्बात और पाद दबा कर नहीं रखने चाहिए, और ये पाद लोगों के जाने तक उनकी जान ले गया। अरे हम तो खुद ही दुखी हूँ। अरे घर में कभी भी खुशबू को देर तक टिकने नहीं देती थी। वो एक दिन मेरे घर आई तो पूछो मत, फिर क्या हाल हुआ। उसके पाद के कारण कोई भी रिश्तेदार आज तक हमारे घर नहीं आता। ये कैसे दुखी हो रहे हैं, बल्कि इनको तो खुश होना चाहिए कि अच्छा है मर गई। पूरे गांव में बदबू फैला रखी थी पदौड़न सी। झुमरी के ऐसा बोलते ही उसके पास एक धमाकेदार बदबूदार पाद की बदबू आती है, जिसको सुनकर वो बेहोश सी होते हुए कहती है, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है पुष्पा वापस आ गई। इतना बोलते ही झुमरी बेहोश हो जाती है और शोक सभा में बैठे सभी लोग बदबू के कारण उठकर निकल लेते हैं। और ये देखकर भाग्या कहती है, अरे हाय दैया, ये बदबू तो कहीं जानी पहचानी लगता है। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है। सब इस बात से अनजान थे कि ये कांड मुकेश का है और पुष्पा से इतनी बदबू आ रही थी कि मरने के बाद भी उसके शरीर के पास मक्खियां भिन भिना रही थी। वहीं साइड में बैठे नील, नितिन, मुकेश एक दूसरे को शक भरी निगाह से देख रहे थे। तभी नितिन कहता है, अले मुतेद भैया, लगता है पुष्पा आंटी मलने के बाद भी हमारे हाथ आत पात है। दे तो ना उनकी महत कहते तब तो पादल तल रही है। नितिन की ये बात उनके बगल में बैठा मनोज सुन रहा था, जो बदबू से अपनी नाक बंद कर लेता है और नितिन की बात का जवाब देकर बोलता है, महक नहीं, दुर्गंध कहते हैं इसे। महक तो फूलों से आती है, कुल्हों से नहीं। मनोज की बात सुनकर नील, नितिन, मुकेश भाग्या के साथ मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में रूम फ्रेशनर लेकर बैठे हुए थे, ताकि जरा सी पाद की बदबू आने पर वो उसको इस्तेमाल कर सके और बेहोश होने से बचे। सब इस बात से अनजान थे कि ये सब काम मुकेश का है और उसको पाद मारने की बीमारी हो गई है। लेकिन अब भाग्या इस राज को जान चुकी थी और ये सब काम मुकेश का है, जिसके कारण 2 दिन तक वो मुकेश को खाने को नहीं देती। तो अब वो गुस्से में मोहल्ले की गली में लड़ता हुआ कहता है, अब इन लोगों को लगता है कि मुझ पर आत्मा का वास है, तो यही सही। अगर ऐसे ही ये लोग मुझे खाना देंगे तो मैं ऐसे ही खाना मांगूंगा। मोहल्ले के लोगों, मुझे भूख लगी है। अगर कोई मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं सबको एक एक कर कर मार के खा जाऊंगा। मेरे पाद की शक्ति का तुमको कोई अंदाजा नहीं है। महंगे से महंगा परफ्यूम, रूम फ्रेशनर भी मेरे पाद की बदबू को नहीं मिटा पाएगा। कोई भी डर के मारे बाहर नहीं आता। वहीं काली इस शोर को सुनती है और बाहर आती है तो देखती है कि मुकेश बीच रास्ते में खड़ा चिल्ला रहा है। ये सब देखकर वो उसके पास जाकर कहती है, मुकेश, ये सब क्या कर रहे हो? क्यों पागलों की तरह बीच रास्ते में खड़े होकर चिल्ला रहे हो? काली, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं भूखा हूँ। मुझे मेरी माँ खाना नहीं दे रही। मुझे खाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। हे भगवान, ये भाग्या आंटी भी ना, अब इसको बोलकर समझाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। हाथ पकड़ के घर ले जाती हूँ और खाना देती हूँ। जिसके बाद काली मुकेश का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आती है और रोटी सब्जी खाने को देती है कि तभी वो देखती है कि रोटी तो सिर्फ 2 है और अब इस समय वो दुर्गा को उठाना सही नहीं समझती। इसीलिए चुपके से चुटकी बजाती है और उन 2 रोटियों के ऊपर कई सारी रोटियां अपने आप आ जाती है और वो मुकेश को बाकी की रोटी भी परोस देती है।
जिसके बाद मुकेश 10 रोटी और सब्जी ढाप जाता है। खाना खत्म करने के बाद वो शक्तिशाली पाद मारता है, जिसकी बदबू गांव के हर घर में जाती है और काली को शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो जादू से चुटकी बजाकर अपनी सांस रोक लेती है। और इसी के कारण काली मुकेश को खींचकर अपने घर से बाहर निकालते हुए कहती है, ये बदबू और मैं नहीं झेल सकती, भागो यहाँ से और जाओ अपना इलाज करवाओ। तभी उसके सामने गौरी आ जाती है, अपनी डरावनी सी शक्ल लेकर, और उसके करीब आकर उसे घूरते हुए बोलती है, तो तू है जिसने पाद मार मार कर गांव वालों को परेशान कर रखा है। गांव वाले भ्रष्टाचार से इतने परेशान नहीं जितने तेरे पाद से हैं। तू भी क्या बोल रही है गौरी? जैसे ये तुझे सुन पा रहा है, ये तो मुझे बोलते हुए भी नहीं सुन सकता। मुकेश वहाँ से खाना खाकर अपने घर जाने लगता है और जाते हुए एक बार और पाद मारता है और गुस्से में आकर काली चुटकी बजाती है और एक बिजली का झटका मुकेश को लगा देती है। वहीं अगली सुबह गुलशन फिर से गांव में पाद की समस्या के लिए बैठक रखता है और सबके आगे कहता है, गांव वालों, मुझे लगता है गांव को किसी की नजर लग गई है, इसलिए इस पाद मारने वाली आत्मा को भगाने के लिए हमें किसी बाबा की जरूरत है। और वो मनोज है ना, उसको थोड़ा झाड़ फूक आता है, क्यों ना उसी से करवा ले ये सब। हाँ प्रधान जी, तही तैले है ना दाने तो नहीं आत्मा दिते तब तो पलितान तिया हुआ है। मैं तानता हूँ तेता मुतेद भैया ताए, लेकिन मैं तिथि तो बता नहीं सकता, वरना ताला तक सामने याद आएगा और मेरे बैले भाई तो तब ताव ते बाल निकाल देंगे। कान्हा अगले दिन मनोज को लेकर आता है, जो भूतों को बोतल में पकड़कर फेंकने में माहिर था। लेकिन ये बात कुछ ही लोगों को पता थी। गांव में आकर वो गली के बीचों बीच एक अजीब सा डांस करते हुए कहता है, ओम बलीम कलीम भूत पकड़े नमः। ओ पाद मारने वाली आत्मा, आ जा मेरे पास और कर दे खुद को सिलेंडर, वरना आ जाएगा यहाँ बवंडर, क्योंकि मैं पहुँचा दूंगा तुझको कन्नौज, क्योंकि मैं हूँ बाबा मनोज। छपड़ी पदोरन आत्मा बाहर निकल। मनोज बाबा के उटपटांग मंत्रों को सुनकर भाग्या को गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानती थी कि इन सब के पीछे उसका बेटा है। जिसके बाद पूरे गांव में भूकंप सा आ जाता है। अभी तक तो किसी ने आत्मा को नहीं देखा था, लेकिन तभी पूरे गांव वालों के सामने भाग्या आकर कहती, अरे कोई आत्मा नहीं है गांव में, वो पाद कोई आत्मा नहीं बल्कि मैं मार रही थी। सही से खाना ना खाने के कारण हमारा हाजमा बिगड़ा हुआ है कुछ दिनों से। भाग्या की बात सुनकर सभी गांव वाले आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं, लेकिन वहीं मौजूद काली ये सुनकर खुद से कहती है, ये भाग्या आंटी मुकेश को बचाने के लिए खुद उसके पाद का इल्जाम अपने सर ले रही है। ये तो गलत है, लेकिन बहरे का कुछ सुनाई भी तो नहीं देता। अब काली तुझे ही करना होगा अपनी चुटकी का जादू। इतना बोलकर काली चुटकी बजाती है और मुकेश खुद गांव वालों के सामने आकर अपना राज कबूलते हुए कहता है, मेरी माँ ने गांव में नहीं पादा, बल्कि मैंने पादा है। कोई आत्मा नहीं फैला रही है भयंकर बदबू, मैं फैला रहा हूँ। पेट खराब है मेरा पिछले कुछ समय से, लेकिन मैं क्या करूँ, ये तो प्राकृतिक गैस है, इसको खुद में जमा करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। इतना बोलकर मुकेश एक जोरदार आवाज के साथ पाद मारता है और गांव वाले अपनी अपनी नाक बंद कर लेते हैं। तभी गुलशन भाग्या से कहता है, अरे भाग्या, ले जा इस अपने पदोड़े बेटे को और इसका इलाज करवा। जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक इसको और इसकी बदबू को अपने घर में ही बंद करके रख। जी सरपंच जी, चलो तुम तीनों। भाग्या अपने बेटों के साथ घर चली जाती है। कुछ दिन अच्छे अस्पताल से मुकेश के लिए दवाइयाँ लाती है, जिससे कि वो ठीक हो जाता है और किशनगढ़ की हवा पहले जैसी स्वच्छ हो जाती है। सब पहले की तरह इधर उधर बिना नाक दबाए घूमने लगते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो वहीं एक दिन काली आराम से अपने घर में कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने झाड़ू अपने आप लग रही थी, बर्तन अपने आप धुल रहे थे, काली के हाथों से रोशनी निकल रही थी। और ये सब होते देख दुर्गा काली के पास आकर कहती है, बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इस तरह से जादू मत किया कर, अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे माँ, यहाँ कोई नहीं है आपके और मेरे सिवा, और आपके सामने तो मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर ही सकती हूँ। हाँ, पर याद रखना कि कोई देखे ना। अच्छा,
तूने और कुछ जानने की कोशिश की कि तू अपने जादू से क्या क्या कर सकती है? माँ, मैं देखना चाहती हूँ कि अपने जादू की मदद से मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कि वो चाहे मृत हो या जीवित, सबको अपने काबू में कर सकती हूँ या नहीं। मैं चीजों को काबू तो कर सकती हूँ, पर मरे हुए इंसान का मुझे नहीं पता। तो क्या सोचा मेरी बेटी ने? क्या तुम अपने बाबा को जिंदा कर सकती हो? माँ, मेरी आंखें किसी को भी अपने काबू में कर सकती है, यहाँ तक कि समुद्र की लहरों को भी। लेकिन बाबा को जिंदा करना बहुत कठिन है। एक तरफ काली और दुर्गा अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों में मगन थे कि तभी कृष वहाँ घिया लेकर आता है और दरवाजा खुला होने के कारण घर में घुस जाता है। तभी वो देखता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा था। झाड़ू खुद ब खुद लग रही थी, बर्तन अपने आप धुल रहे थे और दुर्गा काली खड़े हुए बातें कर रहे थे। ये सब होते देखकर कृष कहता है, ये सब क्या हो रहा है? काली चुटकी बजाकर जादू रोक देती है और दुर्गा कहती है, कुछ भी तो नहीं हो रहा कृष, क्या हुआ? तुमने कुछ देखा क्या? हाँ, मैंने देखा, झाड़ू अपने आप लग रही थी, बर्तन अपने आप धुल रहे थे। क्या था ये सब? अरे वो तुमको प्यार हो गया है ना, तो जब ऐसा होता है तो यही होता है। आसमान में मछलियाँ उड़ती दिखने लगती हैं, शेर घास खाता हुआ दिखता है, मुर्गियाँ दहाड़े मारने लगती हैं। बस मैं समझ गया। यार, मेरा प्यार तो दिन प्रतिदिन इंडिया की पॉपुलेशन की तरह बढ़ता जा रहा है। वो सब छोड़ो बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? वो आंटी जी आपसे सही से मिल नहीं पाया, तो मिलने और हालचाल लेने आ गया। और ये घिया आपके लिए, सुना है बड़ा फायदा करती है सेहत के लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो ऑफिस में बहुत काम है। कृष ये बोलकर सर खुजलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सोमती जेल से रिहा हो चुकी थी। सोमती ने अपनी बहू फूलवाली के पेट में पल रही बच्ची को मरवाने की कोशिश की थी, जिसके चलते वो डॉक्टर वैशाली के साथ जेल गई थी। लेकिन अपनी सजा अच्छे से काटने के कारण उसकी सजा कम कर दी गई और आज वो वापस अपनी बहू के पास आकर कहती है, बहू कैसी है बहू? आप बाहर आ गई। माँ जी, मैं अपनी बच्चियों को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। बहू ऐसा मत कर, मैंने अपनी सजा काट ली है, मैं अब सुधर गई हूँ, इसलिए मेरी सजा भी कम कर दी है। मुझे माफ कर दे बहू और अपने पास रख ले, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अपनी सास के आंसुओं को देखकर फूलवाली का दिल पिघल जाता है और वो अपनी सास को एक और मौका देती है, जिसके बाद सोमती अपनी सभी पोतियों को बहुत प्यार करती है। दिन गुजरते हैं। फूलवाली का पति शहर में काम करता था। वो अपने घर में अपनी लड़कियों के साथ खुशी और चैन से जिंदगी जी रही थी। जिसके बाद एक दिन फूलवाली की बेटी का जन्मदिन होता है और सोमती अपने घर में एक आदमी को बुलाती है, जिसे वो अपनी बेटी का दोस्त बताती है, जिसको देखकर फूलवाली हैरान थी, क्योंकि उसने कभी उसे देखा नहीं था। और वो फूलवाली को देखकर कहता है, अरे वाह, आपकी बहू ने तो घर को बहुत अच्छे से सजाया है। ये सब हमारी बहू का कमाल है, इसने घर को स्वर्ग जो बना दिया है। माँ जी, इस अनजान के सामने मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फूलवाली अपनी बेटी के जन्मदिन पर बहुत सी आहार बनाती है और उनको उस आदमी और अपनी सास के आगे परोस देती है। सर शरबत लीजिए। अरे हाँ, लेता हूँ। फूलवाली को देखकर चंदन खुद से कहता है, खूबसूरती की मिसाल है ये तो, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। पर अब तो ये किसी और लंगूर के हाथ लग गई, कैसे इसको अपनी बनाऊं? सर क्या हो गया, किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। इसके बाद सभी बैठकर खाना खाते हैं और खाने की कुछ देर बाद चंदन अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन वो फूलवाली के चेहरे को याद करता रहता है। अगले दिन चंदन काम के लिए निकल जाता है और हर्ष उसके पास आता है और कहता है, चंदन, लगता है तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। मैंने तुम्हारे ऑफिस में शराब की बोतल देखी। अरे क्या तुम ये सब करते हो ऑफिस में? ओ साहब, मेरे से तमीज से बात करो, सुपरवाइजर हूँ, कोई मजदूर नहीं। अरे इतनी अकड़, ऐसा कर तू अपना हिसाब कर और निकल। मेरे पास गांव में होनहार लोगों की कमी नहीं है। तेरे जैसे इंसान पर भरोसा करके मुझे अपना काम धंधा बंद नहीं करवाना। चल निकल यहाँ से। हर्ष उसको उसका हिसाब करके काम से निकाल देता है। तभी हर्ष के पास काली आती है और उसको गुस्से में देखकर कहती है, क्या हुआ हर्ष, इतने गुस्से में? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे ये चंदन, ना जाने कहां से इतनी अकड़ आ गई इसमें। इसके ऑफिस में शराब की बोतल मिली। जब मैंने इससे पूछा कहां से आई, तो कहता मुझसे तमीज से बात करो।
हर्ष तुम शांत हो जाओ। इस गांव में कुछ लोग हैं जो ऐसे शराब बंद होने के बाद भी कहीं न कहीं से लेकर पी ही लेते हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं। अच्छा किया तुमने निकाल दिया उसे। अच्छा मैं तुम्हें कुछ देने आई थी। अच्छा जी, ये बोलकर तुमने मेरा गुस्सा पल भर में शांत कर दिया। अब वैसे क्या लाई हो तुम? माँ ने खीर बनाई थी तो उन्होंने बोला था तुमको दे आऊं, बस वही लेकर तुम्हारे ऑफिस आ गई। चलो अब जल्दी से खा लो। अरे यहाँ नहीं, चलो मेरे कैबिन में बैठकर आराम से खाते हैं। हर्ष काली के साथ अपने कैबिन में जाता है और वहाँ जाकर सोफे पर बैठकर काली के यहाँ से आई खीर को चखकर कहता है, वाह काली, ये कितनी टेस्टी है। सच में कितने समय बाद घर का कुछ बना हुआ खाया है, वरना मैं तो अकेला रहता हूँ। कभी मन कर लिया तो कुछ बनाता हूँ, वरना तो बाहर से ही। तुम अकेले नहीं हो हर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही बात खाने की, तो मैं कहती हूँ रोज तुम मेरे और माँ के साथ खाना खाया करो ना, माँ को भी अच्छा लगेगा। देख लो, कहीं मैं आंटी को पसंद आ गया तो उन्होंने मुझे अपना क्या मतलब? कुछ नहीं, लो ना तुम भी खाओ। इतना बोलकर हर्ष एक चम्मच खीर काली के मुंह में डाल देता है। तो वहीं दूसरी ओर चंदन सोमती के घर आता है। जब फूल वाली अपने काम पर थी, तब चंदन नशे में झूमता हुआ सोमती के घर आकर बोलता है, सुनिए काकी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे आपकी बहू बहुत पसंद है। उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, माला माल कर दूंगा, बस वो मुझे दे दो। सोमती ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो पैसों के लालच में आकर बोलती है, मुंह मांगे पैसे देंगे आप? हाँ, तो मतलब वो फूल वाली मेरी हुई। बुलाओ उसको बाहर। अभी वो घर पे नहीं है, लेकिन मैं आज रात ही उसको लेकर आपके घर आ जाऊंगी। अभी आप जाओ यहाँ से। चंदन अपना एड्रेस लिखवाकर वहाँ से चला जाता है और सोमती की पोती ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और अपनी माँ को ये सब बता देती है। ये सब सुनकर फूल वाली रोने लगती है। हे भगवान, आखिर अब किस बात की सजा दे रहे हो? मैंने भरोसा करके अपनी सास को अपने घर में दोबारा जगह दी और आज उसने मेरा ही सौदा कर दिया। सच कहते हैं लोग, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती, लेकिन अब अगर मैं अपने घर गई तो मेरी सास मुझे बेच देगी, और अगर नहीं गई तो घर में मौजूद मेरी बच्चियां न जाने उनका क्या करेगी, कहीं उनका भी सौदा न कर दे। फूल वाली खुद से ये बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर दुर्गा, जो कि ठीक होने के बाद काली के साथ पहली बार मंदिर आई थी, वो उसकी बातें सुनकर अपनी बेटी काली से कहती है, काली, तेरी जरूरत मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर है। जा तू अपना काम कर। दुर्गा इतना बोलकर मंदिर के अंदर चली जाती है। तो वहीं काली अब फूल वाली के पास जाती है और उससे सारी सच्चाई पता करके बोलती है, चिंता मत करो काकी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगी। बस आप किसी तरह अपनी बेटी से एक साड़ी मंगवा दो अपनी। ठीक है काली बिटिया। फूल वाली अपनी बेटी को चुपके से एक साड़ी लाने को बोल देती है। कुछ ही देर में साड़ी आ जाने पर काली मंदिर की एक कुटिया में जाकर वो साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ फूल वाली के पास आती है और बोलती है, काकी, आप मेरी माँ के साथ मेरे घर जाओ। आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगी और अपनी बेटियों की चिंता मत करना, उनको कुछ नहीं होगा। इतना कहकर काली घूंघट करके फूल वाली के घर उसकी बेटी के साथ चली जाती है, जहाँ सोमती अपनी बहू के आते ही उससे कहती है, बहू अपना सामान पैक कर ले, तुझे मेरे साथ कहीं जाना होगा। अब कहाँ जाना होगा माँ जी, और क्यों? क्योंकि मैंने इनसे तेरा सौदा किया है 10,000 में। अरे तू तो लक्ष्मी है, जब से आई है पैसे की ही खबरें आ रही हैं। अब तो तूने 3-4 लड़कियां भी जन्म दी हैं, इन सबको भी मैं बेच दूंगी। क्या बकवास है ये माँ जी? मेरे बेटे को दूसरी लड़की मिल सकती है, पर अब तू उसके किसी काम की नहीं। जब वो आएगा तो मैं बोल दूंगी तू मर गई, इसीलिए अब ड्रामे मत कर, चल मेरे साथ। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मैं अभी पुलिस को कॉल करके सब बताती हूँ। काली इतना बोलती है कि तभी सोमती उसका हाथ मोड़ने लगती है, लेकिन सोमती का हाथ खुद मुड़ जाता है। तभी काली उसे एक थप्पड़ लगाती है और धक्का देते हुए कहती है, डायन, तूने अपनी बहू का सौदा करने की सोची और अपनी पोतियों का भी? क्या तू ये भूल गई कि तू खुद एक औरत है? तुझे तो डूब मरना चाहिए। काली यानी नकाब वाली को देखकर सोमती डर जाती है और थर थर कांपने लगती है, जिसके बाद वो कहती है, नकाब वाली तुम? हाँ मैं। जब तुम जैसी औरतें किसी मासूम के साथ गलत करने की सोचेंगी, महादेव एक नकाब वाली को उसके बचाव के लिए जरूर भेजेंगे।
सोमती जैसे ही नकाब वाली को देखती है तभी उसका आधा शरीर टेढ़ा पड़ जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और उसे लकवा मार जाता है। वो तड़पती रह जाती है, जिसके बाद काली उसके हाथ से चंदन का एड्रेस लेती है और खुद से कहती है, इस पापन को तो इसके किए की सजा मिल गई, अब उस दोषी की बारी। काली इतना बोलकर चंदन के घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद चंदन अपने घर में अंधेरा किए बैठा हुआ था। चारों तरफ बस मोमबत्ती की रोशनी थी। वो सामने किसी लड़की की छवि को देखता है तो उसे लगता है कि फूल वाली है, क्योंकि अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जिसके बाद वो उसे देखकर कहता है, बेबी। बेबी नहीं, देवी। देवी, तेरा वध करने आई हूँ दुष्ट। कौन? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुझे तेरे कर्मों की सजा देने आई हूँ, तुझे सबक सिखाने के लिए आई हूँ यहाँ। काली इतना बोलकर चुटकी बजाती है और एक जलती हुई मोमबत्ती पर चंदन अपना हाथ रख देता है। उसका हाथ जलने लगता है। तभी काली चुटकी बजाती है और चंदन दूर जाकर गिरता है। मुझे छोड़ दो। मैंने आखिर क्या किया है? तूने औरतों को सामान समझकर खरीदने की कोशिश की है। तेरे जैसे लोगों ने ही समाज में औरतों को एक वस्तु का दर्जा दिया हुआ है। औरत कोई सामान नहीं बल्कि देवी है, जिसका सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए। लेकिन तेरे जैसे मर्दों से सम्मान की उम्मीद करना ही बेकार है, इसलिए तुझे सजा मिलनी चाहिए औरतों को वस्तु समझने की। काली फिर से एक चुटकी बजाती है और चंदन सम्मोहित होते हुए घर में लगे बिजली के प्लग में अपना हाथ दे देता है, जिससे उसे करंट लगता है। काली चुटकी बजाकर उसे प्लग से दूर करती है और दूसरी चुटकी में दोबारा प्लग में उसका हाथ घुसा देती है। इन सब के बीच चंदन की हालत खराब हो जाती है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। शरीर में डर करंट की तरह फैल जाता है। इसके बावजूद चंदन कांपते हुए काली से कहता है, मुझे माफ कर दो, इतनी सजा काफी है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसे कैसे? अभी तो तुझे बंद कमरे में सजा मिली है, सबके सामने सजा मिलना तो बाकी है। जिसके बाद अगली सुबह काली, फूलवाली और दुर्गा चंदन का मुंह काला कर देती हैं और उसको गांव में घुमा रही होती है, जिसको देखकर वहीं गांव में धूप सेक रहे कृष, गुलशन और कान्हा काली से कहते हैं, अरे काली बहन, ये चंदन तो पीले रंग का होता है ना, तो तुम ये चंदन जी को काला करके क्यों घुमा रही हो? अरे करतूत काली हो तो पीला नहीं काला रंग शोभा देता है भाई। जिसके बाद फूलवाली उन सब को सब कुछ बताती है और ये सब सुनकर कृष गुस्से में कहता है, काली, तुमको शर्म आनी चाहिए, इतनी धूप में तुम इनको ऐसे घुमा रही हो। जानती हो ना चंदन हर्ष का एम्प्लॉय है, ऐसे तो ये थक जाएगा। क्या मतलब है आपका सचिव जी? अब बनी ना बात प्रधान जी, ऐसे ये थकेंगे भी नहीं और इनको इनका सही सिंहासन भी मिल गया। तभी वहाँ भागी भागी भाग्य आती है और कहती है, बुरा गए हो का आप लोग? अरे इतने अच्छे काम के लिए का सम्मान नहीं करोगे का? अब ई लग रहे हैं ना। चलो बहनों, अब निकालो ई की यात्रा। नहीं नहीं, अभी तो एक चीज की कसर बाकी है। क्या? अबे बोल, औरत देवी होती है। औरत देवी होती है। बोल, औरत देवी होती है। औरत देवी होती है। औरत देवी होती है।